नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सोनी स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, आज हम सॉफ्टवेयर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ लिया था सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कहेंगे किसको? निर्देश या निर्देशों के समूह को क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। निर्देश या निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में काम करने के लिए हम क्या देंगे? कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ठीक है। एक निर्देश दे दिया या बहुत सारे निर्देश हो गए, उनका समूह बन गया, उन निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहेंगे। इतना तो हमने कल पढ़ लिया था। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं उनकी हम बात करें तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये हमने 3 इनकी परिभाषा भी पढ़ ली थी कल हमने। आज हम थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही बात है। मोबाइल में हम ऐप कह देते हैं और कंप्यूटर में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह देते हैं। दोनों बराबर एक ही बात है, ठीक है। गंगाधरी शक्तिमान है और शक्तिमानी गंगाधर है। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते किसको हैं? किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। या फिर हम यूं कहें, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। या फिर हम बात करें, मानव की आवश्यकताओं की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। किसी विशेष कार्यों के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर, बनाए गए सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या फिर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। अब यानी कि जिसमें आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, उस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। अब इन प्रकार को हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखो, बात करते हैं हम 2 प्रकार की।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टू टाइप की बात। अब देखो, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं हिंदी में, सॉफ्टवेयर को हम हिंदी में प्रोग्राम भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉफ्टवेयर ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर। टू टाइप है इसके, एक तो है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्यों वाले सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, यानी कि सामान्य उद्देश्यों वाले सॉफ्टवेयर। दूसरा है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। पहला हो गया जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, यानी सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए गए जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो है स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। स्पेशल पर्पज वाले सॉफ्टवेयर, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है। कौन से हो गए? दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए, जो नॉर्मल काम के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एक हो गया स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, जो विशेष कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे जनरल पर्पज की अगर हम बात करें, यानी कि वे सॉफ्टवेयर जो सभी व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, जिसको सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, वो सामान्य उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मतलब कि सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, सभी व्यक्ति यूज करते हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर हो गए? वो हो गए जनरल पर्पज के सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जिनको सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, यानी कि मैं भी यूज कर सकता हूं, आप भी यूज कर सकते हो, और दूसरे व्यक्ति भी उनको यूज कर सकते हैं, वो हो गए सामान्य उद्देश्यों के लिए। जैसे MS वर्ड हो गया, MS वर्ड में एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, यानी कि उस MS वर्ड में एप्लीकेशन मैं भी टाइप कर सकता हूं, आप भी टाइप कर सकते हैं, और अन्य व्यक्ति भी टाइप कर सकता है। तो वो सामान्य उद्देश्य वाला हो गया ना। अब जैसे एक्सेल की बात करते हैं हम, एक्सेल में हम मार्कशीट बनाते हैं, तो उस एक्सेल में मार्कशीट मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं, और व्यक्ति भी बना सकते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति बना सकते हैं उसमें मार्कशीट है। तो मैंने कहा सभी व्यक्ति यूज करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गए, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है। जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं, और व्यक्ति भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐप है ना, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक ऐप है, मोबाइल में ऐप, कंप्यूटर में एप्लीकेशन। तो व्हाट्सएप आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूं, सभी व्यक्ति यूज कर रहे हैं उसको, तो ये जनरल में आ गया। फेसबुक मैं भी यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर रहे हैं, और व्यक्ति भी यूज कर रहे हैं, तो ये जनरल के लिए आ गया, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। यानी कि वे सॉफ्टवेयर जिनको सभी व्यक्ति यूज करते हैं, वो कहलाते हैं जनरल पर्पज, यानी कि सामान्य उद्देश्य वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन का स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर। और विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर वे हो गए जो विशेष कार्यों के लिए, जो विशेष उद्देश्यों के लिए यूज किए जाते हैं, वो
विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर, यानी कि उनको केवल व्यक्ति, जो विशेष व्यक्ति ही यूज करते हैं, उनको ही विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की, जैसे होटल मैनेजमेंट, होटल वालों को अपना एक ऐप बनाना था, उसने बना दिया होटल मैनेजमेंट ऐप, ठीक है। जैसे होटल मैनेजमेंट ऐप, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें होटल वाले ही यूज कर सकते हैं, ये विशेष उद्देश्य के लिए है। उसमें आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते इस ऐप में, यानी कि जो सुविधाएं प्रदान करेंगे होटल वाले कि आज के लिए, सुबह के लिए ये नाश्ता, शाम के लिए ये नाश्ता, इसके लिए ये फ्री, वो हमें कहाँ पे दिखेगा, उस होटल के ऐप में दिखेगा। तो ये जो परिवर्तन करना होता है कि सुबह क्या देना है, शाम को क्या देना है, ठीक है, दोपहर को कौन सा भोजन देना है, ये जो परिवर्तन करेंगे ये वो होटल वाले ही करेंगे, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये विशेष उद्देश्य के लिए है ना, यानी कि कोई भी इनको यूज नहीं कर रहा है, जिसके लिए बनाया गया है वो ही यूज करें। जैसे लाइब्रेरी वालों को मैनेजमेंट करना है तो उन्होंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप बना लिया, ठीक है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी बुकों का रिकॉर्ड दिया होता है, जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ लेंगे। और भी कोई बुक इस ऐप में डालनी है तो ये लाइब्रेरी का जो मैनेजमेंट होता है, जो लोग होते हैं जो उनको संचालित कर रहे हैं, जो उस ऐप को चला रहे हैं, वो ही उसमें डालेंगे। आप और हम नहीं डाल सकते, हम सिर्फ उसमें देख सकते हैं। तो ये विशेष उद्देश्य, जैसे रेलवे रिजर्वेशन हो गया, क्या हो गया, रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है। रेलवे रिजर्वेशन में से टिकट को हम बुक करते हैं, ठीक है, हम सिर्फ बुक ही कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये विशेष उद्देश्य वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझ में आया ना आपको। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य वाले जो सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य वाले जो विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। अब इसमें हमें देख लेते हैं, इसके उदाहरण देख लेते हैं, किसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखते हैं। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, कौन से, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें वर्ड अक्षर को हम टाइप करते हैं, लेटर, एप्लीकेशन या फिर कोई बायोडाटा या फिर कोई लेटर, ये हो गए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उसमें कौन सा आएगा, उसमें एमएस ऑफिस आ जाएगा, ठीक है। और एमएस ऑफिस में कौन कौन से आ जाएंगे, एमएस वर्ड आ गया, एमएस एक्सेल आ गया, एमएस पावर पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारे आएंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। एमएस ऑफिस में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, एमएस ऑफिस में एक तो एमएस वर्ड आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है, एमएस ऑफिस में क्या आएगा, एमएस वर्ड आएगा, एमएस एक्सेल आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, इत्यादि ये इसमें आ जाएंगे एमएस ऑफिस में। तो एमएस ऑफिस एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारी जो आवश्यकता है, लेटर टाइप करना, पेपर टाइप करना, इनको पूरा किया जाता है, किसमें, इन सॉफ्टवेयरों में पूरा किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बोलेंगे एक्सेल को, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एक्सेल को बोलेंगे, एक्सेल आएगा स्प्रेडशीट में। और अकाउंटिंग वर्क जो आ जाएगा,
अकाउंटिंग वर्क किया जाएगा वो आ जाएगा। टैली भी आ जाएगी इसमें आ जाएगी टैली। ठीक है, टैली में क्या हो जाता है, अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। जैसे दुकानदार वाले लोग जो पैसों का लेन देन होता है, जो वस्तुओं का हिसाब किताब होता है, वो टैली एक अकाउंट का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर रखते हैं ना। तो ये आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। और उसकी वजह से हमारी जो आवश्यकता है, खातों का लेन देन सही हो रहा है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो ये किस में आ जाएंगे, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। अगली हम बात करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, इसमें हो जाएगा एक्सेल वगैरह। ठीक है, और अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो हो जाएगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कौन सा जाएगा, एमएस पब्लिशर। एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एमएस पब्लिशर, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर में बैनर वगैरह बनाए जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर में मैं भी बैनर बना सकता हूं, अगर मुझे आता है तो आप भी बना सकते हो, अगर आपको आता है तो दूसरे व्यक्ति भी बना सकते हैं जिनको आता है तो। यानी कि सभी व्यक्ति बना रहे हो ना, आपकी आवश्यकताएं वो पूर्ति हो रही है। अगर आपको बैनर बनाना है तो आपकी आवश्यकताएं जिस सॉफ्टवेयर में पूरी हो रही है, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। एमएस पब्लिशर किसके काम में आएगा, बैनर बनाने के लिए। ठीक है, बैनर बना सकते हैं इसमें। अगली अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आता है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का, सूचनाओं का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन होता है। इसमें आता है चैट। जिस ऐप में हम चैट करते हैं वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए ये पूछे जाते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर ये पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए इसमें, एमएस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम ना दिया मिले तो आपको ये जरूर दिया मिलेगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, किसके उदाहरण है। ठीक है, कम्युनिकेशन का हो गया ना चैट। जिस ऐप में हम चैट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वो किसी न किसी ऐप में करते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप में हम चैटिंग वगैरह करते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। फेसबुक हो गया, फेसबुक में हम चैटिंग वगैरह करते हैं तो वो किस में आएगा, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ठीक है, अगला सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इसमें क्या आ जाएगा, पावर पॉइंट आ जाता है। पावर पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया ना आपको, इसमें पावर पॉइंट, ये रहा पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड वगैरह बना सकते हैं। जैसे स्टूडियो वाले बनाते हैं ना, शादी ब्याह की जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उस वीडियो को हम पावर पॉइंट में हम बना सकते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है उस सॉफ्टवेयर में, तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, पावर पॉइंट कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। प्रेजेंटेशन मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना। ठीक है, किसी बनाए हुए कार्य को दिखाना। ठीक है, हमने कंप्यूटर में बहुत सारी स्लाइड बना ली, बहुत सारे प्रोग्राम बना लिए, बहुत सारी फाइलें बना ली। ठीक है, उनको प्रदर्शित करना, प्रेजेंटेशन करना, वो होता है पावर पॉइंट में होता है। अगला आता है इंटरनेट ब्राउजर। ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने बताया कि मानव की उद्देश्यों के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब इसमें जैसे हमें नेट चलाना है, ठीक है, नेट हम चला लिया गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपको रिजल्ट देखना है, आपको 12th क्लास का रिजल्ट देखना है, तो आपकी आवश्यकता है कि हमें 12th क्लास का रिजल्ट देखना है। इस 12th क्लास के रिजल्ट के लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। और गूगल क्रोम एक क्या है, इंटरनेट वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर कौन से होते हैं, जिसमें हम
इंटरनेट चलाते हैं वो सारे वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। ये सारे क्या है, ये इंटरनेट वेब ब्राउज़र है, यानी कि इनमें हमारी आवश्यकताएं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, टाइम टेबल देख रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, ये अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना, जितने भी वेब ब्राउज़र है जिसमें हम नेट चलाते हैं वो सारे के सारे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये ध्यान कर लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे आपके गूगल क्रोम, ठीक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनमें हम नेट चलाते हैं, ठीक है, इंटरनेट चला सकते हैं, ये एक ऐप है, ठीक है। और एक हो गया मोजिला फायरफॉक्स, एक हो गया ओपेरा मिनी, ठीक है, और ETC और भी होते हैं। वो सारे जितने भी वेब ब्राउज़र होंगे वो सारे क्या होंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें हम ईमेल प्रोग्राम्स, ठीक है। अपनी आवश्यकता क्या है, किसी को मैसेज भेजना है ईमेल के द्वारा, ठीक है, अपनी आवश्यकता है किसी को मैसेज भेजना है। तो जिस ऐप के द्वारा आप किसी को मैसेज भेजोगे, ईमेल भेजोगे, आउटलुक में भेजा जाता है। तो आउटलुक क्या है, एक एप्लीकेशन है, आउटलुक के द्वारा ही हम मैसेज भेज सकते हैं। तो आउटलुक क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारे जो भी उदाहरण थे, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण थे। आशा है कि आपके समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पूरी डिटेल पढ़ ली, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्या बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कुछ डिटेल हमने कल इसमें पढ़ ली थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कि हम कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए निर्देश देते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है, कंप्यूटर में कार्य करवाने के लिए निर्देश देते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर से काम नहीं कर सकता वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता, नहीं चलेगा आपका। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। जब भी हमने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया, कंप्यूटर सिस्टम को देखो, समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा आपके। जब भी हमने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया तब आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन का नाम होता है विंडो। इस स्क्रीन का क्या नाम होता है, विंडो। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो ना हो, विंडो नहीं हो तो क्या कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा। अब मैंने बताया आपको कि वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब यही विंडो नहीं होगा आपके कंप्यूटर में
तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब विंडो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू, MS DOS, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। दोबारा बताता हूँ, वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करता, नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो इसमें कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे? देखो, कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ये देखो। एक तो होता है आपका ट्रांसलेटर, ठीक है, एक तो हो गया ट्रांसलेटर, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। एक सेकेंड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बात करें भाषा अनुवादक, लैंग्वेज होगी भाषा, ट्रांसलेटर हो गया अनुवादक। अब हम यहां पे बात करते हैं दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम OS भी बोलते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो प्रकार हैं। एक तो हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक, एक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये दोनों अपने कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ते हैं। आज ट्रांसलेटर के बारे में इतना ही पढ़ेंगे आज हमें। तो ट्रांसलेटर देखो, ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें, भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हिंदी की अगर हम बात करें तो भाषा अनुवादक होता है। हिंदी में भी बता रहा हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखो, इसमें एक भाषा होती है मानव द्वारा समझी गई भाषा, ठीक है, जिसको मानव समझते हैं, जिसको हम समझते हैं, जिसको आप समझते हैं, ठीक है। एक भाषा होती है मानव योग्य समझने वाली भाषा, मानव योग्य समझने वाली भाषा, जिसको आप बोलते हो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन मतलब मानव, रीडेबल मतलब समझने या फिर पढ़ने, और लैंग्वेज मतलब भाषा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कौन सी होगी? ये कि मानव योग्य समझने वाली भाषा, यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जिसको हम समझते हैं। एक भाषा होती है मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, कंप्यूटर योग्य समझने वाली भाषा, ठीक है। कंप्यूटर योग्य समझने वाली भाषा, समझने वाली भाषा, ठीक है। और ये होती है 0 और 1, ठीक है।
मानव योग्य समझने वाली भाषा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होगी जिसको हम समझते हैं, और एक होगी कंप्यूटर योग्य समझने वाली भाषा यानी कि मशीनी भाषा होती है वो। और मशीनी भाषा कौन सी? 0 और 1, और 0 और 1 को बोलते हैं दोस्तों बाइनरी। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी बोलते हैं यहाँ पे। ये भाषा होती है बाइनरी भाषा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि हम इस भाषा में काम करते हैं और कंप्यूटर ये भाषा समझता है। तो क्या ये डायरेक्ट समझ लेगा क्या? हमने इस भाषा में काम किया और कंप्यूटर इस भाषा में समझेगा, तो ये डायरेक्ट समझ लेगा क्या? नहीं समझेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। ये यहां पर चाइना है और ये यहां पे भारत है। ठीक है, चाइना भारत, ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ए को हिंदी भाषा नहीं आती, बी को चाइनीज भाषा नहीं आती। दूतावास है ये दोनों, ये बी इंडिया का दूतावास है और ए चाइना का दूतावास है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इनको ए वाले को हिंदी नहीं आती और बी वाले को चाइना नहीं आती। तो ये जब आपस में बात करते हैं तब इनके पास में एक ट्रांसलेटर खड़ा रहता है। ठीक है, जिसको दोनों भाषा आती हो, जो हिंदी की भाषा चाइना में ट्रांसलेट कर सके और जो चाइना की भाषा हिंदी में ट्रांसलेट कर सकती है। इसीलिए जब हम किसी भी भाषा में टाइप करते हैं तो कंप्यूटर में समझने के लिए बीच में एक क्या रहता है? ट्रांसलेटर रहता है। क्या रहता है? ट्रांसलेटर रहता है। यानी कि कंप्यूटर 0 और 1 में काम करता है। ठीक है, अब 0 और 1 में पुराने समय की अगर हम बात करें तो 0 और 1 में कोई भी कार्य किया जाता था तो 0 और 1 में काम किया जाता था। यानी कि प्रत्येक कार्य करने के लिए हमें 0 और 1 में कोड को याद रखना पड़ता था। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि हम सारा काम 0 और 1 में कार्य करें। ठीक है, यानी कि उसमें हमें कोड याद रखने पड़ते थे कि कौन से कार्य के लिए कौन से 0 और 1 का यूज किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद में ट्रांसलेटर के प्रकार आए थे यहाँ पे दोस्तों। वो प्रकार थे, एक तो प्रकार था ट्रांसलेटर के, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ट्रांसलेटर के प्रकार। और ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर हो गया ये, कंपाइलर, ये सारे क्या है? तीनों भाषा को बदलने के लिए, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए। और ये है इंटरप्रेटर। ठीक है, यानी कि हम जो समझते हैं वो उच्च स्तरीय भाषा है और कंप्यूटर समझता है वो निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, हमारी जो भाषा समझने वाली है, कंप्यूटर आपको पता है 0 और 1 में काम करता है और 0 और 1 की भाषा होती है बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा होती है। ठीक है, और बाइनरी भाषा मतलब है LLL, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। हिंदी में अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, तो हिंदी में बात करें तो होती है निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा। ठीक है, प्रश्न आ जाए निम्न स्तरीय भाषा कौन सी होती है, तो निम्न स्तरीय भाषा होती है
बाइनरी भाषा होती है। क्वेश्चन आ जाए ट्रिपल एल का मतलब क्या है, तो ट्रिपल एल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज। ट्रिपल एल लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 और 1 होती है, और 0 और 1 भाषा को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें जब पुराने समय में 0 और 1 यूज़ किया जाता था तो उसमें हम कोड को इतना याद नहीं रखते थे, तो उसके बाद में एक भाषा आई, कौन सी भाषा आई, असेंबली भाषा आई थी। कौन सी भाषा आई थी, असेंबली भाषा आई थी। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो इसमें छोटा सा टॉपिक है, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पुराने समय में 0 और 1 यूज़ की जाती थी और मशीनी भाषा को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, पुराने समय में ये आपको पता है 0 और 1 भाषा यूज़ की जाती थी। ठीक है, और उसमें कोई भी ट्रांसलेटर भी नहीं था, तो हम जो भी काम करते थे वो 0 और 1 में काम करते थे, तो डायरेक्ट कंप्यूटर उसको समझता था, किसी भी बीच में ट्रांसलेटर भाषा अनुवादक की जरूरी नहीं थी। तब हमने ये सोचा कि 0 और 1 में हम लगातार कैसे काम करें, क्योंकि हमें इसमें कोड को याद रखना पड़ता था। तो उसके बाद में भाषा आई थी, असेंबली भाषा आई थी। कौन सी भाषा आई, असेंबली भाषा, असेंबली भाषा। ठीक है, और असेंबली भाषा में लिखने के लिए कुछ संकेतों का यूज किया जाता था। किसका, कुछ संकेतों का यूज किया जाता था। असेंबली भाषा में लिखने के लिए कुछ संकेतों का यूज किया जाता था, और उन संकेतों को हम क्या कहते थे, उन संकेतों को जिन्हें निमोनिक्स कहा जाता था। निमोनिक्स कहते हैं। यानी कि असेंबली भाषा में जो कुछ भी हम वर्ड लिखते थे, जो कुछ भी हम कोड लिखते थे, उन्हें क्या कहते हैं, निमोनिक्स कोड कहते हैं। ये प्रश्न आ जाए कि असेंबली भाषा में जो कोड लिखे जाते थे वो कौन से कोड होते हैं, वो होते हैं निमोनिक्स कोड। जैसे हमें सब्सट्रैक्शन लिखना था, तो सब्सट्रैक्शन लिखने के लिए कोड यूज करते थे सिर्फ इतना ही, सब। ये निमोनिक्स कोड हो गया सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, डिवीजन लिखना था, तो डिवीजन लिखने के लिए निमोनिक्स कोड हो गया DIVI। ये निमोनिक्स कोड होते थे। मतलब है कोई भी नाम को हम पूरा नहीं लिखते थे, उनके लिए अलग अलग कोड बने हुए थे। ठीक है, वो कोड किस भाषा में यूज़ किए जाते थे, असेंबली भाषा में यूज़ किए जाते थे, और उन कोड को कहते थे हमें निमोनिक्स कोड। अब दिक्कत ये आई कि इन निमोनिक्स कोड को भी 0 और 1 में बदलना पड़ता था। कंप्यूटर तो आपको पता है 0 और 1 ही समझता है। ठीक है, इन निमोनिक्स कोड को भी 0 और 1 में बदलना पड़ता था। तो इन निमोनिक्स कोड को 0 और 1 में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर यूज किया गया। उस ट्रांसलेटर का नाम है दोस्तों कौन सा, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर वो ट्रांसलेटर है। तो असेंबलर का क्या मतलब हुआ कि ये तो हो गई यहां पे असेंबली भाषा, और ये हो गई यहां पे मशीनी भाषा। ठीक है, असेंबली भाषा में जो कोड होते हैं वो कौन से होते हैं, निमोनिक्स। ठीक है, इन निमोनिक्स कोड को बदला किस में जाता, लास्ट में 0 और 1 में, यानी कि मशीनी भाषा में बदला जाता। तो इनको बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर होता था, कौन सा, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर की परिभाषा क्या हो गई कि असेंबली भाषा के कोड को 0 और 1 में बदलता था। कौन बदलता था, असेंबलर बदलता था। ठीक है, असेंबलर एक भाषा अनुवादक है। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब ये ध्यान रखना, असेंबली भाषा के जो कोड होते थे वो 0 और 1 में बदले जाते थे, ठीक है, और उनको बदलने के लिए असेंबलर की यूज़ की जाती थी। अब कल हम पढ़ेंगे कंपाइलर पढ़ेंगे और इंटरप्रेटर पढ़ेंगे, वो भी दोनों क्या है, वो भी भाषा अनुवादक। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई है। समझ में आई है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और नेक्स्ट क्लास में हम दोनों भाषा अनुवादक को जरूर पढ़ेंगे, उनमें से इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।